आइए डियर स्टूडेंट्स, अब वर्ड पावर पढ़ लिया जाए एडवर्ब चैप्टर से जो रिलेटेड है। ओके, अभी तक हम लोगों ने एडवर्ब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को सीखा और वेराइटीज़ के जो एडवर्ब हैं, जो एडवर्ब का क्लासिफिकेशन है उसके बारे में सीखा। अब आज पढ़ते हैं करेक्ट यूजेस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एडवर्ब्स। कुछ एडवर्ब्स हैं जो फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उनको हम सेपरेट करके वन बाय वन करके समझाते हैं। ओके, देखिएगा, पहला वर्ड जो है फेयरली और रेदर, ये दोनों वर्ड आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और इन दोनों में बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। वो ये है कि जो फेयरली एडवर्ब है, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि वर्ड फेयर से बना है। फेयर मतलब अच्छा होता ही है, तो फेयरली वर्ड पॉजिटिव सेंस में यूज होगा और रेदर वर्ड निगेटिव सेंस में। नहीं समझ आया तो फिर से समझिए। जब फेयरली और रेदर में अंतर ये है कि जब आपके पास पॉजिटिव सेंस के वर्ड यानी कि जब प्लीजेंट सेंस के वर्ड हों, एडजेक्टिव हों, तो उनको मॉडिफाई करने के लिए अगर एडवर्ब की ज़रूरत हो तो फेयरली और रेदर में से अगर आपको चूज करना हो तो फेयरली लगाइएगा। रेदर निगेटिव सेंस के वर्ड के साथ आता है। सेंस का मतलब यहाँ पे ये समझिएगा कि जो अनप्लीजेंट सेंस के वर्ड होते हैं उन एडजेक्टिव के साथ उन्हें मॉडिफाई करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं रेदर। एग्जांपल के थ्रू बातों को अच्छे से समझिएगा। जैसे इंटेलिजेंट वर्ड, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो फेयरली लगाए, ब्यूटीफुल के लिए फेयरली लगाए, गुड के लिए फेयरली लगाए, क्विक के लिए फेयरली लगाए, ऑनेस्ट के लिए फेयरली, जेंटल के लिए फेयरली, ईटीसी। यानी पॉजिटिव सेंस के जो एडजेक्टिव होते हैं, यानी प्लीजेंट सेंस के जो एडजेक्टिव होते हैं जिनका पॉजिटिव मीनिंग होता है, उनको मॉडिफाई करने के लिए रेदर और फेयरली में चूज करना हो तो फेयरली यूज करिएगा, क्योंकि फेयर अच्छा होता है ना, फेयर लवली वगैरह इसी से बनता है, तो फेयर से बना है ये वर्ड, तो फेयरली पॉजिटिव सेंस में यानी प्लीजेंट सेंस में यूज होता है। अच्छा, इसी का अपोजिट होता है रेदर। रेदर डल, जैसे डल निगेटिव वर्ड है, नीरस। रेदर अगली, कुरूप। रेदर बैड, खराब। रेदर स्लो, स्लो भी एक तरीके का निगेटिव या अनप्लीजेंट सेंस का ही वर्ड है। कोई आदमी बहुत स्लो मेमोरी का है, स्लो चल रहा है ऐसा। कनिंग, धूर्त होता है तो रेदर। तो कुल मिला के अगर आप इनको इजीली समझना चाहें तो अगर कोई भी प्लीजेंट एडजेक्टिव दिया हो उसको मॉडिफाई करना हो तो फेयरली लगाइएगा। अगर अनप्लीजेंट एडजेक्टिव दिया हो उसे मॉडिफाई करना हो तो रेदर लगाइएगा। ओके, जैसे देखिए, सी इज अ फेयरली इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट एडजेक्टिव पॉजिटिव सेंस दे रहा है, प्लीजेंट सेंस, तो इसके लिए फेयरली लगाया हमने, सही है। आपके एग्जाम में रेदर लगा देगा। अगला है सर रेदर स्टूपिड। अब स्टूपिड अनप्लीजेंट सेंस का एडजेक्टिव है, इसके लिए रेदर लगाया, सही है। आपके एग्जाम में फेयरली लगा देगा। अगला है सीज फेयरली इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट के लिए फेयरली लगाया, सही है। और इधर देखिए, बट माई सिस्टर इज रेदर स्टूपिड, स्टूपिड के लिए रेदर लगाया, ये भी सही है। ही डिड फेयरली वेल, वेल अच्छा वर्ड है तो इसे मॉडिफाई करने के लिए प्लेजेंट सेंस में फेयरली लगाए। बट हिज सिस्टर डिड रेदर बैडली, बैडली निगेटिव सेंस का वर्ड है, अनप्लीजेंट है तो रेदर लगाए। तो है बहुत आसान था, बट बच्चे कई बार समझ नहीं पाते। ओके, तो फेयरली वर्ड प्लीजेंट सेंस के वर्ड एडजेक्टिव के साथ या फेवरेट आप बोल सकते हैं जो आपके फेवरेट सेंस के एडजेक्टिव होते हैं या प्लीजेंट सेंस के एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ यूज होता है, जबकि जो अनफेवरेबल एडजेक्टिव होते हैं या अनप्लीजेंट सेंस के एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ रेदर। ओके, चलिए, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनफ। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इनफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। इनफ, इनफ पहला तो होता है आपका प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। दूसरा होता है डिटर्मिनर यानी एडजेक्टिव, और तीसरा होता है एम्फसाइजिंग एडवर्ब। अब बात यह है कि प्रोनाउन होगा तो आप समझ जाएंगे, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा तो आपका क्या होगा, प्रोनाउन। जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं इनफ इज इनफ, तो यहाँ पे कोई पूछे कि इनफ क्या है तो भाई या तो एडजेक्टिव होगा या तो एडवर्ब होगा या तो प्रोनाउन होगा। इस यहाँ लिंकिंग वर्ब है तो ये सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट का काम एडजेक्टिव या एडवर्ब करते नहीं, इसका मतलब ये प्रोनाउन है एज अ सब्जेक्ट। और यहाँ पे इज लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आया है तो ये इनफ यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, तो इनफ इज इनफ। ओके, तो कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि प्रोनाउन तो बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा तो प्रोनाउन होगा। अब ये बेसिक डिफरेंस एडजेक्टिव और एडवर्ब में कंफ्यूजन होता है, जाहिर सी बात है। अगर आपके पास नाउन हो
और नाउन के लिए इनफ लगाना हो तो इनफ डिटर्मिनर की तरह काम करता है, हमेशा उस नाउन के पहले इनफ का यूज होगा और आपके एग्जाम में नाउन के बाद लगा के देगा। और जब दूसरा कोई सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब हो और उसे मॉडिफाई कराना हो तो इनफ का यूज हमेशा उसके बाद करेंगे। यानी कुल मिला के पोजीशन से एरर इसकी आती है। अगर सेंटेंस में नाउन को मॉडिफाई कराना है तो एडजेक्टिव, ये जो इनफ एडजेक्टिव होता है डिटर्मिनर की तरह काम करता है। डिटर्मिनर हमेशा नाउन के पहले लिखे जाते हैं, या आप यूं कहें कि डिटर्मिनर के बाद हमेशा नाउन लिखा जाता है। तो अगर इनफ एडजेक्टिव की तरह डिटर्मिनर की तरह काम करेगा तो हमेशा नाउन के पहले आएगा। जैसे आर्टिकल वगैरह के बाद नाउन लिखा जाता है, नाउन के पहले आर्टिकल आता है, वैसे। और जब एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई कराना होगा तो ये एडवर्ब की तरह काम करेगा और हमेशा ये बाद आएगा। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की वजह भी अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। ऐसे समझिएगा, इनफ एक तरीके का ना डिग्री वाला एडवर्ब होता है। तो इसके पीछे की वजह क्या है इसको समझिए। जैसे समझिए, जैसे मैंने कहा कि आई हैव टाइम हियर, या आई हैव टाइम इनफ। अब यहाँ पे है क्या, टाइम नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब नाउन को मॉडिफाई कराने के लिए इनफ को नाउन के पहले लगाना चाहिए, तो आपका बनेगा आई हैव इनफ टाइम, आई हैव इनफ टाइम। इसका मतलब जब नाउन दिया होता है तो ये इनफ वर्ड डिटर्मिनर यानी एडजेक्टिव की तरह काम करता है और डिटर्मिनर के बाद ऑलवेज नाउन आता है। इसी बात को दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि इनफ जब एडजेक्टिव यानी डिटर्मिनर का काम करता है तो हमेशा नाउन के पहले आता है। ये आसान भी है, आई हैव इनफ टाइम, आई हैव इनफ मनी, ऐसे बोलते हैं ना। अच्छा, जब ये एडवर्ब की तरह काम करता है तब थोड़ा टर्म देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे मैं बोलता ही इज, ऐसे समझिए, ही इज इनफ रिच टू बाई दिस साइकिल या बाई दिस कार, कुछ भी। मतलब ही इज इनफ रिच, वह इतना अमीर है कि इस कार को, इस गाड़ी को, इस बाइक को खरीद सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, रिच ये आपकी पार्ट ऑफ स्पीच में क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, यानी रिच एडजेक्टिव है। अगर रिच एडजेक्टिव है तो इसे अगर मॉडिफाई कराना हो तो एडवर्ब मॉडिफाई कर सकता है, क्योंकि एक एडजेक्टिव को एडवर्ब ही मॉडिफाई कर सकता है। तो जब इनफ को हम एडवर्ब के रूप में यूज करेंगे तो हमेशा बाद में लिखेंगे, तो इनफ यहाँ पे गलत है, आपको इनफ का यूज रिच के बाद करना पड़ेगा। तो बनेगा ही इज रिच इनफ टू बाई दिस कार। ओके। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, क्यों हम इसको हमेशा एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के बाद इनफ का यूज करते हैं? इसके पीछे की वजह होती इनफ एक क्या होता है, एम्फेसाइजिंग या डिग्री वाला एडवर्ब। ये डिग्री अमीरी की नहीं दिखा रहा है, डिग्री इस बात की दिखा रहा है कि वो आदमी कार को खरीद सकता है, इतना अमीर है। तो इस प्रीपोजिशनल के फ्रेज या इस इन्फिनिटिव फ्रेज के पास रखेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो इस कारण से हम एडवर्ब का यूज जब इनफ की तरह से करते हैं तो एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद करते हैं। अगर ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे समझना, जब इनफ एडजेक्टिव होता है तब इसका यूज एट्रीब्यूटिव होता है, यानी नाउन से पहले किया जाता है। जब ये एडवर्ब होता है तो इसका यूज हमेशा पोस्ट पॉजिटिव होता है, उस एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद किया जाता है। बस छोटी सी बात है, जैसे भी मन करे समझिए। आई हैव इनफ मनी, मनी नाउन था तो देखिए इनफ पहले लगा है, डिटर्मिनर सही है। आई हैव इनफ टाइम, टाइम नाउन था तो देखिए पहले लगा है, सही है। अगला है ही इज स्टूपिड, स्टूपिड एडजेक्टिव है तो इसके बाद लगा है, ये भी सही है। ही इज रिच इनफ, रिच एडजेक्टिव है तो उसके बाद लगा है, सही है। तो बात रखने वाली ध्यान ये है कि अगर इनफ का यूज नाउन के लिए करेंगे तो ऑलवेज नाउन के पहले लगाइएगा, बाद लगाएंगे गलत हो जाएगा। और इनफ का यूज अगर हम एडवर्ब की तरह करते हैं तो हमेशा एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद रखिएगा, पहले लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ओके, ऐसा क्यों होता है? अगर इनफ डिटर्मिनर यानी एडजेक्टिव होता है तो एट्रीब्यूटिव होता है, हमेशा उस वर्ड के पहले यूज होगा। और जब एडवर्ब बनता है तो ये पोस्ट पॉजिटिव होता है, हमेशा उस एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद यूज होगा। ओके, चलिए ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका टू, TOO, इसको थोड़ा समझिए, ध्यान देने वाली बात है। टू का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, यानी जितना ज्यादा जरूरत है उससे ज्यादा, मतलब जितनी आपको रिक्वायर है उससे भी ज्यादा, उसे बोलते हैं टू। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं ये निगेटिव सेंस का वर्ड है।
जैसे द सन इज टू हार्ड टूडे, टू हार्ड टूडे इसका मतलब आज इतना ज़्यादा गर्म है, या सन आज इतनी ज़्यादा गर्मी दे रहा है जितना नहीं होना चाहिए, यानी जितनी ज़रूरत है उससे कहीं गुना ज़्यादा। यू आर टू पुअर, आप इतना ज़्यादा इन हिंदी, यू आर टू पुअर इन हिंदी, आप इतना ज़्यादा कमज़ोर हैं हिंदी में जितना नहीं होना चाहिए। यू आर टू पुअर टू बाई अ कार, आप इतना ज़्यादा गरीब हैं कि एक कार नहीं खरीद सकते। सी इज टू डल, आप इतना ज़्यादा नीरस या सुस्त हैं या कमज़ोर हैं कि टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि आप अपनी समस्या को या इस समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि टू का यूज़ जब हम एम्फैसाइजिंग एडवर्ब की तरह यानी डिग्री की तरह करते हैं तो इसका मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़, मतलब निगेटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में नहीं, मतलब जितना चाहिए उससे ज़्यादा। मान लीजिए टी है, जितना कंफर्टेबल है उतना गर्म है जितना आप पी सकते हैं, लेकिन उससे हद से ज़्यादा गर्म हो तो आप कहेंगे ज़रूरत से ज़्यादा गर्म है ना, हार्ट है, तो उसे बोलेंगे मोर देन रिक्वायर्ड। मतलब टू का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा के सेंस में दिखाना हो। तो कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती, इसीलिए कुछ लोग इसे बोलते हैं निगेटिव वर्ड है। निगेटिव वर्ड नहीं होता, ये जितनी रिक्वायर है उससे ज़्यादा मीनिंग दिखाता है, इसलिए इसके साथ निगेटिव वर्ड नहीं यूज़ करते। ओके, ध्यान दीजिएगा। टू इज इटसेल्फ इज अ नेगेटिव वर्ड सो वी कांट यूज नॉट, तो ये नेगेटिव सेंस ऑटोमेटिक देता है क्योंकि जरूरत से ज्यादा कोई चीज हो गई तो पॉजिटिव सेंस में या फेवरेबल सेंस में हो ही नहीं सकती। या इसे आप बोल दिए भी सकते हैं कि असर्टिव सेंस का वर्ड है, नेगेटिव में आएगा नहीं, तो इसके साथ नॉट वगैरह मत लगाइए। द वेदर इज टू हॉट फॉर अस, हम लोगों के लिए वेदर इतना ज़्यादा गर्म है टू प्ले आउटसाइड, कि हम लोग बाहर नहीं खेल सकते, मतलब इतना ज़्यादा हद से ज़्यादा गर्म है। तो ऑलरेडी निगेटिव या अनप्लीजेंट सेंस दे रहा है तो फिर नॉट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कई बार किताबों में लिखा रहता है कि टू के साथ नॉट नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते मैंने आपको समझा दी। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका टू मच और मच टू, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये बहुत यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और इनको समझने की कोशिश करिएगा। एक फ्रेज है टू मच और एक फ्रेज है मच टू, ठीक है। अलग अलग टू और मच भी होता है, लेकिन ये दोनों, ये एक अलग फ्रेज है, एक ये अलग फ्रेज है। अब ध्यान रखने वाली ये बात है कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है और नीचे वाला एडवर्ब फ्रेज है। जाहिर सी बात है, आप समझ ही गए होंगे, अगर एडजेक्टिव फ्रेज है तो इसके बाद नाउन आएगा जिस नाउन को ये मॉडिफाई करेगा। अगर ये एडवर्ब फ्रेज है तो इसके बाद दूसरा एडजेक्टिव आएगा या फिर अनदर एडवर्ब आएगा। कुल मिला के अगर एडजेक्टिव एडवर्ब दिया हो उसे मॉडिफाई कराना हो तो मच टू लगाइएगा, नाउन दिया हो उसके पहले लगाना हो तो टू मच लगाइएगा। और बाय द वे अगर आपको भूल जाए कभी कि कौन किसका था तो ऐसे समझिए, मच वाटर, मच नॉलेज, मच मिल्क होता है ना, तो इसका मतलब मच के बाद नाउन आता है, यानी टू मच वाला एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन आएगा। और टू वीक, टू पुअर, टू स्टूपिड होता है, इसका मतलब टू वाले के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है, तो इसका मतलब ये एडवर्ब फ्रेज है। ऐसे करके डिफरेंशिएट कर पाएंगे आप। आइए, ही हैज गॉट टू मच पेन, अब पेन आपको पता है नाउन है, इसका एडजेक्टिव पेनफुल होता है। अगर ये नाउन है और टू मच और मच टू में यूज करना हो तो हमेशा टू मच लगाइएगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव फ्रेज है और उस नाउन को कर देगा मॉडिफाई, और आपके एग्जाम में मच टू लगा के देगा। इट इज मच टू पेनफुल, अब ये फ्यूल लगा है, पेनफुल ये एडजेक्टिव वर्ड है, अगर ये एडजेक्टिव है तो ये मच टू आपका ये एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि मच टू एडवर्ब होता है तो एडजेक्टिव को एडवर्ब ही मॉडिफाई करेगा, तो सही लगा है। अगर टू मच लगा देते तो गलत हो जाता। अगला है हिज बिहेवियर गेव मी टू मच पेन, पेन नाउन है तो टू मच एडजेक्टिव फ्रेज सही है। हिज बिहेवियर वाज मच टू पेनफुल, पेनफुल एडजेक्टिव है तो मच टू सही है। तो कुल मिला के ध्यान रखिएगा, नाउन को मॉडिफाई कराना हो यानी नाउन दिया हो तो उसके पहले मच टू नहीं टू मच लगाइएगा, और एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया हो तो उसके पहले टू मच नहीं मच टू लगाइएगा। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और होता है ओनली टू, और बच्चों को लगता है कि ये इन्हीं से मिला जुला है, नहीं। ओनली टू का मतलब होता है वेरी, जब आप वेरी लगाते हो, वेरी मतलब बहुत, तो सेम यही मतलब होता है ओनली टू का। चाहे ओनली टू लिखो ये फ्रेज और चाहे एक वर्ड लिखो वेरी, यानी इनका मतलब होता है बहुत, ठीक है। तो इन वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा, वो अलग वर्ड थे, ये अलग वर्ड था। जैसे ही विल बी ओनली टू हैप्पी टू मीट यू, तो यहाँ पे ओनली टू का मतलब है बेरी, तो जहाँ आप बेरी लगाते हैं वहाँ चाहे तो ओनली टू फ्रेज भी लगा सकते हैं, ये भी एडवर्ब का काम करता है। तो ओनली टू इससे मिल नहीं रहा है, ये दोनों अलग फ्रेज हैं, ये एडवर्ब फ्रेज है, बेरी का सब्स्टिट्यूट होता है। बेरी एक वर्ड है, ओनली टू एक फ्रेज, दोनों एडवर्ब ही है और दोनों डिग्री को ही बढ़ा रहे हैं। बट टू मच एडजेक्टिव फ्रेज ये अलग है, मच टू एडवर्ब फ्रेज ये अलग है। ओके,
एग्जाम में उल्टा करके देगा। अब आइए वेरी और मच का यूज हम लोग समझ जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेरी और मच का। देखिए कहने को तो ये दोनों एडवर्ब है, वेरी भी एडवर्ब है, मच भी। ओके, वेरी भी एडवर्ब है, मच भी, दोनों डिग्री के लिए यूज होते हैं, एम्फेसाइज करने के लिए। अगर हम बात करें, अब डिग्री हम लोगों के पास देखा जाए तो ये दोनों एडवर्ब हैं ना, एम्फेसाइज करेंगे। अब बात करें एसेक्टिव की, तो एसेक्टिव में क्वालिफाइंग एसेक्टिव की 3 डिग्री थी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पॉजिटिव डिग्री के साथ हमेशा वेरी का यूज होता है, वेरी स्ट्रांग ना, वेरी लेबोरियस, वेरी इंडस्ट्रियस। अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा मच का यूज होता है, मच इंटरेस्टेड, मच स्मार्टर, मच हार्टर। ओके, तो देखो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है ना, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई एडवर्ब करता है, तो वेरी और मच ये दोनों एडवर्ब है। अगर ये दोनों एडवर्ब है तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकते हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव 3 पार्ट में होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, इनकी डिग्री के अकॉर्डिंग। तो पॉजिटिव डिग्री के साथ हमेशा वेरी और मच का, हिंदी दोनों का मतलब बहुत है, तो हिंदी से ना डिफ्रेंशिएट करिएगा। वेरी और मच में लगाना हो तो पॉजिटिव डिग्री के साथ हमेशा वेरी लगाइएगा, एग्जाम में मच लगा देगा, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच लगाइएगा, एग्जाम में वेरी लगा देगा। अब बात आती है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लगाना है, वेरी या मच। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ भैया वेरी भी लगता है और मच भी लगता है। अब फर्क आएगा कि इन दोनों में फिर क्या अंतर है, तो आइए समझाते हैं। जब आप सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं डियर स्टूडेंट, तो सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल द आता है, उसके साथ आर्टिकल द आता है। अब बात आई कि अगर मच का हम यूज करें तो ध्यान रखिएगा, मच का यूज हमेशा दा के पहले होगा और वेरी का यूज हमेशा दा के बाद। इस चीज को और अच्छे से थोड़ा समझो। देखो मैं आपको समझा के आ रहा हूं, इस बात को अच्छे से समझो। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सामान्यता जनरली होता क्या है, जनरली होता क्या है डियर, कि जो आपका पॉजिटिव डिग्री, देखो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव खुद एक एडजेक्टिव है, इसको 3 डिग्री में बांटते हैं, पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, पढ़ा के हम यहाँ तक पहुंचे हैं आपको सब। तो पॉजिटिव डिग्री के साथ अगर वेरी और मच में से चूज करना हो, वेरी वर्सेस मच में से यूज करना हो, तो पॉजिटिव डिग्री के साथ हमेशा वेरी लगाइएगा। अक्सर आप सुनते भी हैं वेरी इंटरेस्टिंग ना, वेरी स्मार्ट, वेरी ऑनेस्ट, तो वेरी लगाना। कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच लगाना, अक्सर आप पता है मच स्मार्टर, मच हार्टर ना, ऐसे। सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या होता है, पहली बात तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द आता है। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दोनों यूज होगा, मच भी वेरी भी। अब फर्क ये है कि अगर मच को यूज करिएगा तो हमेशा आर्टिकल द के पहले, और वेरी का यूज करिएगा तो हमेशा द के बाद, बस ये अंतर है, यूज दोनों होता है। अब ये बात आपको ना एग्जाम में भूल जाएगी, तो इसको ऐसे समझिए, यम का जो पोजीशन वैल्यू होती है वो होती है 13, और द में टी की जो होती है 20, और वी की जो होती है 22। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि मच 13 वैल्यू है, द 20 है और वेरी 22 है। तो द के पहले हमेशा मच आएगा और द के बाद हमेशा वेरी आएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ मच और वेरी दोनों यूज होगा, बस फर्क ये है कि द के पहले मच यूज होगा और वेरी लगाना है तो द के बाद। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आए, दोनों तो एक साल लगाओगे नहीं, दो में से एक ही लगाओगे, लेकिन वेरी लगा दोगे द से पहले और मच लगा दोगे आर्टिकल द के बाद, तो गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। और कभी मान लीजिए पेपर में भूल जाए तो ध्यान रखिएगा, मच की 13 वैल्यू है, द की 20 है और वेरी में वी की 22 है, तो क्रम आगे मच आएगा, फिर 20 यानी द आएगा, फिर वेरी में वी की वैल्यू 22 है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, तो आपको याद आ जाएगा कि द के पहले मच यूज होता है और द के बाद वेरी यूज होता है। एग्जाम में अगर वेरी यूज करेगा तो द के पहले यूज करेगा, मच यूज करेगा तो द के बाद, तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस तरीके से इतनी बात पहले समझ लो। तो छोटी सी बात समझ गए होंगे, तो आइए बात करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, माय फ्रेंड इज वेरी स्ट्रांग। स्ट्रांग ये पॉजिटिव डिग्री का क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, तो देखिए हमने वेरी लगाया, सही है, और आपके एग्जाम में मच लगाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है स्ट्रांगर, देन लगा है ना, तो स्ट्रांग, स्ट्रांगर, स्ट्रांगेस्ट, ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ देखिए मच लगाते हैं, सही है, वेरी लगाते गलत हो जाता। अगला देखिए, हिज वेरी मच स्ट्रांगर, हिज वेरी मच स्ट्रांगर देन, कहाँ गया,
देखो कई बार होता है वेरी मच इज यूज्ड बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, तो कई बार वेरी मच, देखो वेरी मच कोई अलग नहीं है। जब आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ जब आप मच लगाते हो तो ये इसको मॉडिफाई करता है, बता दी। अच्छा, इस मच एडवर्ब को चाहो तो और कर सकते हो डिस्क्राइब, तो वेरी लगा दो। तो ये याद मत कर देना जैसे किताब में लिखा था, इसमें लिखा है कि वेरी मच भी यूज होता है, ऐसा कुछ नहीं है, मच ही यूज होता है। और इस मच की डिग्री बढ़ाने के लिए चाहो तो वेरी लगा लो। जैसे स्टडी आई सा वेरी 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 ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल गर्ल, तो आप बोल सकते हैं वेरी, तो ऐसे किताब में लिखा रहता है तो मैंने भी छपा दिया कि वेरी मच यूज होता है। बट आप समझिएगा कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच ही यूज होता है। इस मच की डिग्री को और बढ़ाना चाहें तो वेरी आप यूज कर सकते हैं, ये एडिशनल है। ओके, कॉन्सेप्ट वही वाला है। तो स्ट्रांगर था तो हमने मच लगाया, सही है। मच की डिग्री बढ़ाना चाहें तो वेरी भी लगा सकते हैं। क्लेवर था कंपैरेटिव डिग्री, तो हमने मच लगाया। मच की डिग्री बढ़ाना चाहते थे वेरी भी लगा सकते, तो वेरी मच कोई नया टर्म नहीं है, ध्यान देना, ठीक है। फिर से समझ लो, पॉजिटिव डिग्री के साथ वेरी लगाना, कंपैरेटिव डिग्री से के साथ मच लगाना। कई बार कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच के पहले वेरी भी लगा सकते हैं, तो उसको जब एक साथ पढ़ते हो तो वेरी मच समझ आता है। बट ये पहला वाला वेरी इस मच को मच की डिग्री को बढ़ाने के लिए यूज होता है। ओके, अगला कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से समझ लेना जो भी समझाए थे। अर्जुन इज मच द बेस्ट स्पोर्ट्समैन इन द टाउन। अब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में बेस्ट यूज हुई है, देखो द आता है, द आया है। अब मच का यूज करना तो द से पहले यूज करना, वेरी का यूज करना तो द के बाद। तो देखो मच यूज किए तो द से पहले, एग्जाम में आएगा तो बाद में लगा देगा, गलत हो जाएगा। निशा इज द बेरी, अब हमें बेरी यूज करना तो देखो द के बाद यूज किए ना, तो इसी छोटी सी बात को ध्यान रखिएगा। सीधी सी बात है, सुपरलेटिव डिग्री में दा का यूज होता है। अगर मच यूज करना है तो दा के पहले यूज करिएगा, अगर वेरी यूज करना है तो दा के बाद यूज करिएगा। भूले कभी तो यम की वैल्यू 13 होती है, टी की वैल्यू 20 होती है, वी की वैल्यू 22 होती है, तो क्रम से ऐसे आ रहा है। चलिए ये बात भी होगी। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आप समझिए, दूसरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए। देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, अब आप थोड़ी बहुत बातें जानते ही होंगे कि जैसे पार्टिसिपल आगे मैं पढ़ाऊंगा भी कि वर्ब की चौथी फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म अगर एडजेक्टिव का काम करे तो इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और वर्ब की तीसरी फॉर्म जिसे आप एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो इसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, यानी ये भी एक तरीके का एडजेक्टिव है। बाद में डिटेल में पार्टिसिपल वर्ब में पढ़ाऊंगा कि क्या अंतर होता है, अभी मोटा मोटा समझिए कि वर्ब की चौथी फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करने लगे तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बोलते हैं। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगे तो उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। हालांकि परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है लेकिन उसकी यहाँ जरूरत नहीं। जैसे मैं कहूँ स्टरडे आई सा डांसिंग या प्लेइंग गर्ल, डांसिंग या प्लेइंग गर्ल, और मैंने कहा स्टरडे आई बॉट आ ब्रोकन चेयर या टेबल। अब ध्यान देना, आई हो गया सब्जेक्ट, सा होगी वर्ब, आ हो गया डिटर्मिनर आर्टिकल, गर्ल हो गई नाउन, और इस गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है कौन सा वर्ड, डांसिंग। कैसी लड़की देखा, डांसिंग। अगर चाहूं तो मैं ब्यूटीफुल लिख देता, आई सा ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होती, इसका मतलब डांसिंग भी एडजेक्टिव है। डांस प्लस आईएनजी से बना है, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। ओके, यहाँ देखो आई बाट अ ब्रोकन चेयर, आई सब्जेक्ट हो गया, बाट वर्ब हो गई, ए डिटर्मिनर हो गया, चेयर नाउन हो गया। चेयर है कैसी, ब्रोकन, टूटी हुई, तो ब्रोकन वर्ड यहाँ पे चेयर को डिस्क्राइब कर रहा। ब्रोकन होता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रही है, यहाँ वर्ब की चौथी फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है। जब कभी वर्ब की चौथी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे उस पर प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वर्ब की तीसरी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो पास्ट पार्टिसिपल। हालांकि जरूरी नहीं है कि हमेशा एडजेक्टिव होगी, लेकिन जब अगर नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज हो तो वर्ब की चौथी फॉर्म आपका एडजेक्टिव बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वर्ब की तीसरी फॉर्म बनेगी पास्ट पार्टिसिपल। अब इनको लेके कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा ये समझ रहा हूं, है बड़ा आसान। अगर हम वर्ब की चौथी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें, ऐसे समझिए, अगर वर्ब की चौथी फॉर्म है एडजेक्टिव का काम करने लगे, इसको मॉडिफाई कराने के लिए एडवर्ब चाहिए, तो हमेशा वेरी यूज करना। कौन सा, वेरी। और वर्ब की तीसरी फॉर्म अगर एडजेक्टिव का काम करे तो इसे मॉडिफाई कराने के लिए मच यूज करना। आपके एग्जाम में उल्टा कर देगा। ऐसे समझो, वेरी इंटरेस्टिंग होता है, वेरी बोरिंग होता है, वेरी इंस्पायरिंग होता है, मच इंटरेस्टेड होता है, मच बोर्ड होता है ना।
मच इंस्पायर्ड होता है, तो ऐसे याद हो जाएगा। देखिए, तो द मैच बिकम वेरी इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो इसके लिए देखिए वेरी लगाए, मच लगाते गलत हो जाता। आई वॉज मच एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड कोई आदमी थका हुआ है, तो देखो पास्ट पार्टिसिपल है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसके लिए देखिए मच लगाए। तो छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, वेरी का यूज हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए, यानी वर्ब की चौथी फॉर्म आईएनजी एडजेक्टिव का काम करे उसके लिए, और मच का यूज हम लोग करते हैं पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए। अगला ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है, इसको समझ लीजिएगा। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि पास्ट पार्टिसिपल वेरी इज यूज्ड विद द डॉट डॉट डॉट। अभी तक इस वाले कॉन्सेप्ट में हमने ये देखा कि अगर चौथी फॉर्म के लिए हमें एडवर्ब लगाना हो वेरी और मच में से, तो हम लोग वेरी लगाते थे, और तीसरी फॉर्म के लिए हम लोग मच लगाते थे। लेकिन कुछ गिने चुने 4-5 वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ मच नहीं वेरी लगेगा, जैसे प्लेज्ड खुश हो गया, टायर्ड थका हुआ, डिजेक्टेड निराश, लर्न विद्वान, कंटेंटेड संतुष्ट। ये 5 जो वर्ड हैं ये हैं पास्ट पार्टिसिपल, आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन इनके साथ मच नहीं वेरी ही लगेगा, क्योंकि इनके साथ वेरी वर्ड का यूज होता है, मच का नहीं। ओके, क्योंकि मच लगाने से वो भी एम्फेसाइजिंग होता है और वेरी थोड़ा सिंपलेस्ट वे में होता है। तो ये सारे के सारे वर्ड प्लेज्ड, खुश, टायर्ड, डिजेक्टेड, लर्न, कंटेंट, ध्यान रखिएगा इनके साथ मच नहीं वेरी लगाइएगा। हालांकि इस वाले कॉन्सेप्ट से आप कंफ्यूज हो जाते हो, बट ध्यान रखना इनके साथ वेरी ही लगेगा। जैसे आई वॉज वेरी प्लेज्ड, ठीक है, ही वॉज वेरी टायर्ड, आई मेट अ वेरी लर्न मैन, ठीक है, लर्न मतलब विद्वान होता है। तो ध्यान रखना कॉन्सेप्ट ये है कि चौथी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ नॉर्मली वेरी लगाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल के साथ मच लगाते हैं, लेकिन ये 5 वर्ड आ जाएं तो इनके साथ वेरी ही लगाइएगा। तो वेरी और मच से रिलेटेड मैंने डिटेल कॉन्सेप्ट दे दिया, अब चाहे जहाँ से क्वेश्चन आए आप कर लेंगे। अगला देखिए, ओनली और इवन, इनकी खास बात इसको समझिएगा। ओनली और इवन जो है ये भी एम्फेसाइजिंग एडवर्ब है, और ख़ास बात ये है कि ये जिस वर्ड के पहले लगते हैं, जिस वर्ड के पहले रखते हैं उसी को ये मॉडिफाई करते हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, ओनली मतलब केवल, इवन मतलब यहाँ तक, ये ऐसे वर्ड एडवर्ब होते हैं एम्फेसाइजिंग, ये हमेशा उसी वर्ड को मॉडिफाई करेंगे जिसके जस्ट पहले लगे होंगे, ये प्री मॉडिफायर होते हैं, और ये हर वर्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं, इवन नाउन प्रोनाउन को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। समानता नाउन प्रोनाउन को एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है, एडवर्ब नहीं, लेकिन इन दोनों एडवर्ब में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि ये नाउन प्रोनाउन को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इवन ऑल आप ऐसे समझो इवन कि ये ऐसे वर्ड हैं जिस वर्ड के पहले लगाओगे उसी को ये मॉडिफाई कर देंगे, ये नहीं देखेंगे कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ओके, इतने पावरफुल ये एडवर्ब होते हैं। तो कई बार सेंटेंस में ओनली किसी और को मॉडिफाई कराना रहता है, इवन किसी और को मॉडिफाई कराना रहता है, और किसी दूसरे के पहले लगा देते हैं, गलत हो जाता है। अच्छा, ये क्या है किसी वर्ड के पहले ही आता है? क्योंकि ये दोनों वर्ड प्री मॉडिफायर हैं। प्री मॉडिफायर वो वर्ड होते हैं जो उस वर्ड के जस्ट पहले आते हैं जिसे ये मॉडिफाई कराना चाहते हैं। देखिए, आई कैन रीड ओनली दिस बुक, तो इसका मतलब है ओनली का यूज हमने दिस बुक के पहले किया, तो इसका सेंस ये है कि आई कैन रीड ओनली दिस बुक, मतलब केवल मैं इस किताब को पढ़ सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता ना, मतलब आई कैन रीड मैं पढ़ सकता हूँ केवल इस किताब को, मतलब इस किताब के अतिरिक्त मैं किसी किताब को पढ़ नहीं सकता। आई कैन ओनली रीड, केवल वह, ही कैन ओनली रीड वह सकता है केवल पढ़, वह पढ़ सकता है, लिख सकता है कि नहीं नहीं जानता, लेकिन केवल पढ़ सकता है। अगला है ओनली ही कैन रीड, केवल वह पढ़ सकता है और कोई नहीं पढ़ सकता। तो कुल मिला के यहाँ पे ओनली इस किताब को फोकस किया, यहाँ पे ओनली पढ़ने को फोकस किया, यहाँ पे ओनली ही प्रोनाउन को फोकस किया यानी सब्जेक्ट को। तो जिस वर्ड के पहले लगाएंगे उसी को फोकस कर देगा। अब देखिए फोकस करेगा, आ चाइल्ड कैन बीट इवन यू, अब इवन वर्ड यूज हुआ यू के पहले, तो एक चाइल्ड कैन बीट मार सकता है, पीट सकता है, यहाँ तक कि तुम्हें, यहाँ यू को फोकस किया। आ चाइल्ड कैन इवन बीट, यहाँ तक कि पीट सकता है, यहाँ वर्ब को फोकस किया। इवन अ चाइल्ड, यहाँ तक कि एक बच्चा भी तुम्हें पीट सकता है। कुल मिला के ओनली और इवन इतने पावरफुल एम्फेसाइजिंग एडवर्ब हैं कि ये उसी वर्ड को मॉडिफाई करते हैं जिसके जस्ट पहले यूज होते हैं। कई बार सेंटेंस में मॉडिफाई किसी और को कराना होता है और ये किसी और के पहले आके सेंसलेस बना देते हैं सेंटेंस को। तो आपको अंडरस्टैंडिंग प्लस कॉन्सेप्ट दोनों आना चाहिए। तो ये रहा इनका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पे आते हैं स्टिल और इट। स्टिल और इट, ध्यान से देखना,
स्टिल और इट में क्या बेसिक डिफरेंस है, इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, देखिए स्टिल और इट की अगर हम बात करें तो मीनिंग तो इनकी यही होती है, अभी तक, अभी तक। ठीक है, हालांकि ये कंजंक्शन भी होते हैं तो कंजंक्शन में पढ़ाएंगे, जब इनके बाद पूरी क्लास होगी तो कंजंक्शन होंगे, अदरवाइज ये एडवर्ब होते हैं। ठीक है, अच्छा खास बात ये है कि अगर ये एडवर्ब होते हैं तो जो एट होता है ना वो प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव स्ट्रक्चर में यूज होता है, जबकि जो स्टिल है बिफोर मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले यूज होगा, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सब में यूज होगा। ऐसे आप समझो, जो स्टिल वर्ड है, स्टिल वर्ड ये कोई भी सेंटेंस हो आपका, एसर्टिव हो, अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, लेकिन जो एट है ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में यूज होगा, पहली बात। और सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होना चाहिए, इस बात को टेंस में भी पढ़ाऊंगा, और वो भी निगेटिव होना चाहिए। यानी एट का यूज क्या है, एट का यूज प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव स्ट्रक्चर में करते हैं, और एट का यूज हमेशा लास्ट में, जबकि स्टिल का यूज हमेशा मेन वर्ब के पहले करते हैं और किसी भी टेंस में कर सकते हैं। ओके, हालांकि स्टिल का यूज हम पढ़ाए भी होंगे आपको कि मेन वर्ब से पहले तो करते ही करते हैं, दूसरी बात अगर मेन वर्ब लिंकिंग वर्ब हो तो उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन एट का यूज हमेशा सेंटेंस के लास्ट में, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वो भी निगेटिव में। आओ एग्जांपल समझे, प्रिया इज स्टिल वाचिंग टीवी, तो यहाँ पे देखो इज हेल्पिंग वर्ब है, वाचिंग मेन वर्ब है, वाचिंग के पहले यानी मेन वर्ब से पहले यूज हुआ। इज द चाइल्ड स्टिल वीपिंग, वीपिंग पहले यानी मेन वर्ब से पहले यूज हुआ। हिज मदर स्टिल लिव्स, लिव्स यहाँ मेन वर्ब थी तो देखो उसके पहले यूज किया। ही इज स्टिल, अब इज एम आर वाज वर अकेले आती हैं चाहे लिंकिंग वर्ब होती है तो इसके बाद यूज हुआ, नॉर्मल वर्ब के पहले यूज होता है, लेकिन अगर लिंकिंग वर्ब आ जाए तो हमेशा उसके बाद होगा, क्योंकि एडवर्ब प्रेडिकेटिव पार्ट होते हैं तो हमेशा उसके बाद ही प्रेडिकेट पार्ट आता है। तो सेंटेंस ये था सी इज स्टिल एस्लीप, बोलो वो अभी तक सो रही है, या दूसरा सेंटेंस था सी इज स्टिल अनहैप्पी, वो अभी भी नाखुश था, या तीसरा था सी इज स्टिल एलाइव, वो अभी भी जिंदा है। तो इस तरह से बोल सकते हैं। तो स्टिल का यूज किसी भी सेंटेंस में हम कर सकते हैं, हमेशा मेन वर्ब से पहले करते हैं, लेकिन अगर लिंकिंग वर्ब हो मेन वर्ब तो हमेशा उसके बाद यूज करते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद प्रेडिकेटिव पार्ट आता है और एडवर्ब जो होता है प्रेडिकेटिव पार्ट का हिस्सा होता है, इसलिए हमेशा उसके बाद लिखते हैं। अगला देखो, रमन हैज नॉट रीच्ड एट, एट लास्ट में लगाया, देखो प्रेजेंट परफेक्ट में निगेटिव है। आई हैव नॉट वॉश्ड माई क्लोथ, अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव है, लास्ट में लगाए। अगला देखो, मोहन हैज नॉट रिटर्न, प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव है, देखो लास्ट में लगाए। माई मदर हैज नॉट टेकन, प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव है, देखो लास्ट में लगाए। कुल मिला के सब में देखो लास्ट में ही लगा है और वो भी प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव है। ओके, तो एट और स्टिल में बस छोटा सा बेसिक ये अंतर था, हालांकि इसको टेंस में भी मैं बताऊंगा कि एट का यूज हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव स्ट्रक्चर में यूज होता है, पॉजिटिव में नहीं, और वो भी सेंटेंस के एकदम लास्ट में। ओके, स्टिल का यूज किसी भी सेंटेंस में कर सकते हैं मेन वर्ब से पहले, लेकिन अगर इज देम आर वाज वर मेन वर्ब हो यानी लिंकिंग वर्ब तो उसके बाद करते हैं। क्यों यूज करते हैं, लॉजिक मैंने दिया आपको। अब बात आती एगो और बिफोर में, एगो और बिफोर में। तो देखो ये मान लो टाइम लाइन है, ये है प्रेजेंट, देखिए कोई फिक्स तो एब्सोल्यूट तो टाइम होता नहीं, जब आप बात कर रहे हो तो जस्ट एक सेकेंड उसके पहले से सब कुछ पास्ट हो जाता है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो अगर यहाँ से हम यहाँ गए तो भी पास्ट है, और यहाँ से अगर यहाँ गए तो भी पास्ट है। तो देखिए ध्यान से समझो, अगर प्रेजेंट से हम एक बार पास्ट जाएं तो ये होता है एगो, और अगर पास्ट से भी पास्ट चले जाएं तो ये होता है बिफोर। हालांकि इस चीज को कंजंक्शन में और क्लियर होगा, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि बिफोर और एगो में क्या अंतर है तो दोनों पास्ट की घटना, तो आप ये बताइएगा जो बिफोर होता है वो पास्ट ऑफ पास्ट होता है, यानी एगो से पहले। पास्ट में अगर दो घटनाएं हुई हों तो बिफोर वाली एगो से भी पहले। देखो ऐसे समझो, प्रेजेंट से पीछे जाएंगे तो एगो लगेगा, और पास्ट से पीछे जाएंगे तो आपका बिफोर लगेगा। कुल मिला के बिफोर जो एडवर्ब है वो एगो से पहले घटित होता है। ओके, देखो एगो का मतलब है बैकवर्ड फ्रॉम प्रेजेंट, प्रेजेंट से पीछे जाएंगे, और बिफोर का मतलब पास्ट से पीछे जाएंगे। ओके, अब देखो क्वेश्चन देखो, आई हैव विजिटेड दिस प्लेस बिफोर, मैंने इस प्लेस को पहले ही देख रखा है। आई वेंट टू मुंबई बिफोर माई मैरिज, में मैं पहले ही मैरिज से पहले गया था मुंबई। आई वेंट टू दिल्ली अ ईयर एगो, मैं 1 साल पहले गया था दिल्ली। आई सा हिम 5 years एगो, मैंने उसे देखा था 5 years एगो। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है,
बिफोर, एगो का तो यूज हमेशा सेंटेंस के लास्ट में ही होता है। ओके, अंतर क्या है मैंने आपको बता दिया, तो ध्यान से समझिएगा। बाकी टेंस में क्या है, बिफोर में अलग अलग टेंस भी होता है पास्ट इंडेफिनिट में, बट एगो में हमेशा पास्ट ही आता है। जैसे बिफोर मीन्स प्रायर टू या अर्लियर टू, एगो मीन्स बिफोर द प्रेजेंट अर्लियर। बिफोर इज यूज्ड विद पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब बिफोर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट में, वेयर है, जबकि एगो कैन नॉट बी यूज विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब ये है कि बिफोर का यूज हम पास्ट इंडेफिनिट में भी कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी कर सकते हैं ना, लेकिन एगो का यूज सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में होता है। बाकी बेसिक अंतर तो मैंने आपको बता ही दिया। और बिफोर कंजंक्शन भी होता है कभी कभी। अब नेक्स्ट है हम लोगों का प्रेजेंटली और जस्ट नाउ, इनमें अंतर क्या है। देखिए प्रेजेंटली मीन्स होता है एट प्रेजेंट, यानी वर्तमान समय की बात है। इट कैन आल्सो डिनोट एक्शन अबाउट टू हैपन इन फ्यूचर, और ये भविष्य में कोई काम होगा उसको भी ये डिनोट कर सकता है, यानी वर्तमान की बात तो करेगा करेगा, फ्यूचर के सेंस को भी ये आप एडजस्ट कर लेगा। लेकिन जस्ट जो नाउ जो वर्ड है, इसका मतलब तुरंत, अभी अभी। इज यूज रिफर टू एक्शन कंप्लीटेड एट प्रेजेंट, मतलब जो आपका प्रेजेंटली है इसका मतलब हाल फिलहाल होता है, तो ये प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है, फ्यूचर में भी यूज हो सकता है कि हाल फिलहाल मैं दिल्ली जाऊंगा। लेकिन जो जस्ट नाउ है इसका तो अभी अभी, ये कंप्लीटेड एक्शन है, ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज होगा। मतलब जस्ट नाउ हम तब यूज करेंगे जो एक्शन पूरा अभी अभी हो गया हो, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंटली का यूज हम लोग प्रेजेंट में भी कर सकते हैं और फ्यूचर में भी कर सकते हैं। जैसे आई एम प्रेजेंटली बिजी, मतलब मैं अभी बिजी हूं और आगे भी हो सकता है मैं बिजी रहूं। लेकिन आई हैज अराइव्ड जस्ट नाउ, मैं अभी अभी आया हूं, इसका मतलब मेरा आने का काम कंप्लीटेड है। तो कुल मिला के कंप्लीटेड एक्शन को दिखाना तो जस्ट नाउ लगाइए, और अभी काम कर रहे हैं या आगे अभी होगा उसको दिखाना है तो प्रेजेंटली लगाइए। ओके, अगला है हार्ड और हार्डली, तो है तो बड़ा आसान। हार्ड जो होता है ये एडजेक्टिव और एडवर्ब होता है। ही इज अ दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन, तो जब नाउन से पहले होगा तो एडजेक्टिव होगा, बाकी ये एडवर्ब होगा। अगर ये एडवर्ब होगा तो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, ढंग बताएगा कोई काम कैसा हुआ। सी ड्राइव्स, ये ऐसे। सी प्ले हार्ड ना, सी प्लेज हार्ड, तो हार्ड वर्ड अगर बनता है तो ये एडवर्ब का काम करता है। ओके, और मैनर बताएगा। जबकि हार्डली जो होता है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, और वो भी निगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये अंतर है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज कहाँ करते हैं, पीछे बताया हूँ। अब आओ देखो, ही वर्क्स हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, वह काम करता है, कठिन काम करता है अच्छे अंक पाने के लिए, या बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है। इट इज वेरी हार्ड टास्क, अब टास्क यहाँ पे नाउन है तो उसके पहले हार्ड लगा तो हार्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, जबकि पहले वाले में वर्क को मॉडिफाई कर रहा था तो ये एडवर्ब था। अगला देखो, अगला है सी ट्राइड हार्ड, अब ये ट्राइड वर्ब है, इस वर्ब को मॉडिफाई ये हार्ड वर्ड कर रहा है तो हार्ड यहाँ पे एडवर्ब है, मैनर बता रहा है कि कितना ट्राई किया, कैसे ट्राई किया। सी इज डूइंग हार्ड वर्क, अब वर्क यहाँ पे नाउन है तो हार्ड यहाँ पे वर्क को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है। इंडियन टीम प्लेड हार्ड, इंडिया टीम ने बहुत कठिन रूप से मेहनत किया पाकिस्तान के खिलाफ या खेलने वाले में। हार्ड वर्ड्स नाउन है तो उसके पहले हार्ड एडजेक्टिव। कुल मिला के हार्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। जब एडजेक्टिव होगा तो हमेशा इसके बाद एक नाउन लिखा होगा, हार्ड क्वेश्चन। ओके, अगर हार्ड एडवर्ब होगा तो एडवर्ब आप माइनर बताएगा, हाउ का रिप्लाई होगा, ये अंतर है। अब थोड़ा हार्डली की बात कर लेते हैं। हार्डली इज यूज द सेंस ऑफ स्कार्सली, स्कार्सली हार्डली का मतलब मुश्किल से ना, तो आई हार्डली गेट अप बिफोर सनराइज, सब मैं शायद ही मुश्किल से सुबह सूरज निकलने से पहले उठता हूँ। दे हार्डली अटेंड माई क्लास, वो शायद ही मेरी क्लास अटेंड करते हैं। ही हार्डली वर्क्स, वह शायद ही काम करता है मतलब नहीं करता। आई हार्डली गो देयर, मैं शायद वहाँ जाता हूँ मतलब नहीं जाता। तो हार्डली एडवर्ब आपका फ्रीक्वेंसी है, ये हमेशा मेन वर्ब से पहले नॉर्मली यूज होता है। बाकी एडवर्ब आप फ्रीक्वेंसी को पढ़ लीजिएगा, पीछे पढ़ाया हूँ उसमें डिटेल बताया हूँ। और हार्ड जो होता है वो आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब होता है, और इसकी मीनिंग अलग है और हार्डली की मीनिंग अलग है। हार्ड का मतलब कठिन होता है, हार्ड का मतलब टफ होता है, हार्ड का मतलब कठोर होता है, ये सब होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, कई बार हार्डली की जगह हार्ड, हार्ड की जगह हार्डली आ जाता है। ओके, एक कहावत आपके एग्जाम में आ चुकी है, ओल्ड हैबिट डाई हार्ड,
यानी जो पुरानी आती हैं बड़ी मुश्किल से छूटती हैं। तो वहाँ पे कुछ लोग हार्ड को काट के हार्डली कर लेते हैं, बट गलत है। हार्डली नहीं, वो हार्ड ही होगा। वहाँ पे एक वो कहावत है, ठीक है, कि पुरानी आदतें बड़ी कठिनाई से छूटती हैं। लेकिन आप लोग हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हो तो हार्डली आपको अच्छा लगता है। चलिए अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वर्ड की, तो ये हार्ड और हार्डली से क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। अब फास्ट और फास्टली तो बहुत आसान है। फास्टली पहली बात कोई वर्ड ही नहीं होता, ओके, ये गलत है। फास्ट एक वर्ड होता है और फास्ट एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। फास्ट लर्नर ना, तो फास्ट के बाद नाउन देंगे तो एडजेक्टिव होगा, लेकिन अगर वर्ब को मॉडिफाई करेगा, हाउ का रिप्लाई देगा, तो ये एडवर्ब ऑफ माइनर होगा, ठीक है। जैसे ही रन फास्ट, कैसे चलाता है, तेज चलाता है। दिस इज अ फास्ट ट्रेन। अब ट्रेन क्या है, नाउन है, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा फास्ट, तो ये फास्ट एडजेक्टिव है। लेकिन पहले में वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था, हाउ का रिप्लाई था, तो ये एडवर्ब था। तो ध्यान रखिएगा, फास्ट एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों है। फास्ट के बाद अगर नाउन दोगे तो ये एडजेक्टिव होगा, वर्ब को मॉडिफाई करोगे, हाउ का रिप्लाई होगा, तो फास्ट एडवर्ब होगा, ओके। और फास्टली कंफ्यूज करने के लिए देता है, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता। इसी तरह से डायरेक्ट और डायरेक्टली, डायरेक्ट सीधा होता है और डायरेक्टली कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए डायरेक्टली लिख देता है। ही इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ही ऑलवेज स्पीक्स डायरेक्ट, वह बहुत ही फ्रैंक आदमी है और वो डायरेक्ट बातें करता है। अब डायरेक्टली लिख देगा तो आपको लगेगा सही है, बट डायरेक्टली कोई वर्ड ही नहीं है, डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट मतलब होता है सीधे सीधे। अगला देखिए, अगला है स्ट्रेट और स्ट्रेटली, सेम यही बात ये भी है। स्ट्रेट मतलब सीधा होता है, स्ट्रेटली कोई वर्ड ही नहीं होता, बट कंफ्यूज करने के लिए देता है। सी इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है, सी स्पीक स्ट्रेट, और वो एकदम साफ सुथरा बात करती है, साफ साफ बात करती है। अगला देखिए, तो स्ट्रेटली कोई वर्ड नहीं है, स्ट्रेट वर्ड होता है, ओके। अगला देखिए, कोल्ली और कोल्डली, कूल एक वर्ड होता है उससे एक वर्ड बनता है, कोल्ड एक वर्ड होता है उससे एक वर्ड बनता है। तो कूल से बना एडवर्ब एलवाई लगा के और कोल्ड से बना एडवर्ब एलवाई लगा। अच्छा, इनमें अंतर क्या है, जब आप कुल्ली बोलते हो तो ये पास्टिव सेंस में, प्रेजेंटली होता है ना पास्टिव सेंस में, यानी धैर्य जब आप रखते हो तो पास्टिव सेंस है, ये पास्टिव। कूल ये कहते हैं ना कूल डाउन, ये पास्टिव सेंस में। लेकिन कोल्ड होता है ना भैया, ये कोल्ड का मतलब होता है कहीं ना कहीं अनफ्रेंडलीनेस के सेंस में। जैसे कोल्डली मीन्स क्या है, विदाउट एनी इमोशन और वार्म फीलिंग, बिना किसी की भावना को ध्यान दिए हो, या फिर इन अनफ्रेंडली वे। तो जब आप समझो, ये कोल्ली मीन्स होता है, इसका मतलब होता है पॉजिटिव सेंस में पेशेंटली, यानी धैर्य पूर्वक। जबकि कोल्डली मीन्स होता है अनफ्रेंडली वे में, मतलब आप ऐसे समझिए कि जब आप किसी से बिहेव करते हो, बहुत अच्छे से नहीं बातचीत करते हो, बहुत खुरदरेपन से बात करते हो, या आप अच्छे से रूखा व्यवहार करते हो, तो उस सेंस में आप हमेशा कोल्डली यूज करना, पॉजिटिव सेंस में कोल्डली यूज करना। जैसे वी रिस्पेक्ट हिम, हम लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, बिकॉज ही ऑलवेज वर्क्स कोल्डली, वह बहुत पेशेंट होकर बहुत धैर्य पूर्वक कार्य करता है, तो ये कोल्डली सही है पॉजिटिव सेंस में। लेकिन सी डजंट लाइक हिम, वह उसे नहीं पसंद करती, बिकॉज ही बिहेव्स विद हर कोल्डली, उससे बहुत रूखा व्यवहार करता है, इसलिए उसे नहीं पसंद करती। तो कुल मिला के जब कुल्ली और कोल्डली में कभी भी डिफ्रेंशिएट करना हो तो पॉजिटिव सेंस लगाना होगा, प्लेजेंट सेंस तो कोल्डली लगाइएगा, और नेगेटिव में कोल्डली, ओके। अगला देखिए, अगला वर्ड है आपका फ्री और फ्रीली। क्या है, फ्री और फ्रीली। फ्री का मतलब होता है विदाउट पेइंग एनी कास्ट, बिना कोई पैसा वगैरह दिए हुए, यानी फ्री मतलब होता है फ्री का, एकदम मुफ्त का। लेकिन जो फ्रीली होता है विदाउट एनीवन ट्राइंग टू प्रिवेंट और कंट्रोल समथिंग, मतलब फ्रीली का मतलब होता है किसी को आपने स्वतंत्र कर दिया है, जो मन चाहे कर सकता है। लेकिन फ्री का मतलब है कोई चीज है उसका आप पैसा नहीं ले रहे हैं। तो आपको कई बार ऐसा लगता है कि जो फ्री है वही फ्रीली है, जो फ्रीली है वो फ्री है, बट ऐसा नहीं है। फ्री का मतलब होता है कोई चीज कि आप पैसा नहीं, जैसे ये बुक फ्री है, ठीक है, लेकिन फ्रीली का मतलब है किसी को आप पूरी तरह से उसके ऊपर जो बाउंड्री थी आपने हटा ली, और जो बाउंड आप करते थे हटा ली। जैसे मान लीजिए मम्मी पापा आपके साथ नहीं रहते, आप तैयारी करने आए हैं, तो आप फ्रीली हैं, जहां मन करता है घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है। तो ही गॉट दिस पेन फ्री, उसने इस पेन को फ्री में पाया, यानी कोई पैसा उसे नहीं चुकाना पड़ा। लेकिन EU सिटीजन्स वैकन नाउ ट्रेवल, वो यात्रा करते हैं फ्रीली बिटवीन मेंबर स्टेट, जो मेंबर स्टेट है वहाँ एकदम स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, उनको कोई टेंशन वेंशन नहीं है। तो फ्री और फ्रीली मिलता जुलता है, लेकिन अंतर ये है,
अगला हाई और हाईली। हाई और हाईली में अंतर क्या है उसे समझो। हाई मीन्स होता है ग्रेट हाइट एक्सटेंट, एडजेक्टिव एडवर्ब ये दोनों है। हाई का मतलब ऊंचाई होता है ना, उससे बना। अच्छा हाईली जो होता है ये सिर्फ एडवर्ब होता है और इसका मतलब वेरी या एक्सट्रीमली। हाईली का मतलब होता है बहुत, जहां वेरी या एक्सट्रीमली आप यूज करते हो वहां हाईली यूज कर। फिर से समझ लो, हाई जो होता है, हाई ये बनता है हाइट से, ये ऊंचाई दिखाता है, और ये एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है। जैसे स्लो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है, लेकिन जो वर्ड हाईली होता है ये एडजेक्टिव नहीं होता, ये सिर्फ एडवर्ब होता है और इसका मतलब बहुत होता है, वेरी एक्सट्रीमली का सिनोनिम होता है। जैसे द एरोप्लेन फ्ल्यू हाई इन द स्काई, जो एरोप्लेन है वो ऊंचाई पे, इस आकाश की ऊंचाई में उड़े, तो ऊंचाई के सेंस है तो हाई, ये सही है। अगला है रोहन इज हाईली पेड वर्कर, जो रोहन है वो हाईली पेड वर्कर यानी उसको बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है। तो हाईली की जगह अगर हम वेरी लगा लेते तो क्या बनता, रोहन इज वेरी पेड वर्कर, तो सही तो हो जाता। तो यहाँ हाईली का मतलब होता है उच्च श्रेणी का, मतलब बहुत ज्यादा। सी गाट हाई रैंक, अब रैंक यहाँ पे नाउन है तो उसके पहले एडजेक्टिव चाहिए, तो हाई एडजेक्टिव भी होता है, हाईली तो सिर्फ एडवर्ब होता है। और ही इज हाईली स्किल्ड कारपेंटर, तो स्किल्ड आपका क्या है, स्किल्ड मतलब निपुण है, और इस निपुण की और डिग्री बढ़ानी है तो हाईली लगाए। तो कुल मिला के हाईली का मतलब बहुत होता है, एक्सट्रीमली होता है, वेरी होता है, और हाई का मतलब ऊंचाई होता है। हाई एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है, तो नाउन के इसके बाद रखेंगे तो हाईली, ये हाई एडजेक्टिव होगा, अदरवाइज ऊंचाई दिखाएगा एडवर्ब होगा। लेकिन हाईली सिर्फ एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव नहीं होता, और हाईली का मतलब ऊंचाई नहीं होता, हाईली का मतलब होता है आपका वेरी या एक्सट्रीमली यानी बहुत। ओके, अगला है अलाउड और लाउडली, थोड़ा अंतर समझ लो। अलाउड का मतलब होता है ऑडिबल, जिसे सुना जा सके, पास्ट सेंस में कोई लोग बात कर रहे हैं और उनकी बात हम सुन सकते हैं तो वो चीज ऑडिबल है। ओके, जबकि लाउडली का मतलब वो एक तरह से शोर शराबा होता है, विद ए लॉट ऑफ नॉइज, निगेटिव सेंस में। फिर से समझो, अलाउड का मतलब ऐसी आवाज होती है जिसे सुना जा सके, जिसे दूसरे डिस्टर्ब ना हो। लाउडली का मतलब होता है ऐसी आवाज जिसे आप सुनना नहीं चाहते, शोरगुल। कुल मिला के लाउडली निगेटिव सेंस में यूज करना और अलाउड पॉजिटिव सेंस। प्लीज स्पीक अलाउड, कृपया आप थोड़ा तेज बोले, हमें इस तरफ सुनाई नहीं दे रहा है, फोन वगैरह में आप बोलते हैं। जबकि दे वर टॉकिंग लाउडली, वो लोग बहुत तेज तेज बात कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो कुल मिला के लाउडली का मतलब बहुत तेजी से, अलाउड का मतलब थोड़ा तेज। मीनिंग हिंदी से नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ऐसे समझिएगा। अलाउड पॉजिटिव सेंस में और लाउडली होता है निगेटिव सेंस में। जब बहुत तेजी से चीख चीख के लोग चिल्लाते हैं जिसे सुनना हमें अच्छा नहीं लगेगा, वो लाउडली है। और कोई आदमी धीरे से फोन में बोल रहा है तो उसे कह रहे हैं थोड़ा और तेज बोलिए, तो अलाउड है। ये अंतर, बाकी दोनों एडवर्ब है। अगला देखिए, मोस्ट और मोस्टली। मोस्ट और मोस्टली में क्या अंतर है, दोनों एडवर्ब ये भी हैं, बस मोस्ट का मतलब होता है वेरी यानी बहुत, और मोस्टली का मतलब होता है अधिकांश। मोस्टली का क्या मतलब है, मोस्टली का मतलब अधिकांश। कहते नहीं अधिकांश क्षेत्र में पानी पीने वाला नहीं है, या पृथ्वी का अधिकांश भाग पानी से घिरा है। तो जब आपको कभी भी ज्यादा दिखाना होगा या वेरी दिखाना होगा तो मोस्ट लगाइएगा, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ माई क्लास। लेकिन जब अधिकांश दिखाना होगा तो मोस्टली लगाइएगा। बच्चों को लगता है MOST इसमें है तो इसी से बना होगा, इससे नहीं बना है, मोस्ट अलग है, मोस्टली अलग है। जैसे ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ ऑल, तो यहाँ पे मोस्ट क्या का मतलब है वेरी यानी बहुत। और द कैंडिडेट्स वर मोस्टली फ्रॉम रूरल एरिया, जो कैंडिडेट है उसमें से ज्यादातर कैंडिडेट ग्रामीण क्षेत्र के हैं, तो मोस्टली का था अधिकांश। तो कई बार मोस्ट और मोस्टली से क्वेश्चन बन जाता है, तो मोस्ट लगाइएगा ज्यादा के सेंस में, ओके, सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगता है, और मोस्टली लगाइएगा अधिकांश के सेंस में। मीनिंग में दोनों में बहुत अंतर है। अगला थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेल्डम आर नेबर। और देखो मैं समझा देता हूं, यहां से क्वेश्चन आता है, सेल्डम आर आपका नेबर, ऐसे समझो, इधर लिख देता हूं। एक फ्रेज ये होता है, सेल्डम आर नेवर, ओके, और एक फ्रेज डियर होता है आपका। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी मेंस वेंस में या हाई लेवल का पहुंच जाता है, सामान्य क्वेश्चन तो नहीं आता। और अगला है सेल्डम इफ एवर। अब जानते हैं क्या है, ये जो आपका फ्रेज है इसी का यूज एग्जाम में पूछता है। ये पेयर ऐसे होता है, सेल्डम इफ एवर होता है और सेल्डम आर नेवर, इसका मतलब शायद ही कभी, कभी कभार मीनिंग है। अब ध्यान, और सेल्डम अलग से दूसरा है, सेल्डम, सेल्डम आर नेवर, सेल्डम इफ एवर, ऐसा।
सेल्डम अलग है, सेल्डम आर नेवर अलग है, सेल्डम इफ एवर अलग है। ध्यान देने वाली बात है कि आपके एग्जाम में जानते हैं क्या करेगा, सेल्डम आर एवर लगा देगा और सेल्डम इफ नेवर लगा देगा। तो पहली बात तो यही ध्यान रखना है कि सेल्डम आर नेवर होता है और सेल्डम इफ एवर होता है। अगर बाय द वे किसी कारण बस भूल जाता है तो ध्यान रखिएगा, जो ओ आर कंजंक्शन है, ये ओ आर कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ओ आर हो गया, नार हो गया, बट हो गया, एंड हो गया, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कंजंक्शन में पढ़ाऊंगा। और जितने भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं ना, वो समान रैंक की चीज़ों को जोड़ते हैं। यानी अगर इधर नाउन है तो उधर भी नाउन, इधर एडजेक्टिव है तो उधर भी एडजेक्टिव, इधर एडवर्ब तो उधर एडवर्ब, इधर वर्ब तो इधर वर्ब, इधर पॉजिटिव वर्ड उधर पॉजिटिव वर्ड, इधर नेगेटिव वर्ड उधर नेगेटिव वर्ड। तो आर ध्यान से देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब इसके पहले जो सेल्डम है ये नेगेटिव वर्ड है, तो इसके बाद भी नेगेटिव आना चाहिए, तो नेवर भी नेगेटिव है तो सही है। जबकि सेल्डम इधर नेगेटिव वर्ड है लेकिन एवर नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो उसके लिए इफ आएगा। तो कुल मिला के ऐसे समझिए, अगर एग्जाम में कभी भूल जाए कि सेल्डम इफ एवर था कि सेल्डम इफ नेवर था, तो ध्यान रखिएगा आर जो कंजंक्शन होता है वो कोऑर्डिनेटिंग होता है, वो समान रैंक की चीज़ों को जोड़ेगा। तो ऐसे याद आ जाएगा कि सेल्डम भी निगेटिव होता है, नेवर भी निगेटिव होता है, तो सेल्डम आर नेवर होता है। और एक तो सही हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा कि सेल्डम इफ एवर होता है, ऐसे समझिएगा। अच्छा, कई बार इस सेल्डम की जगह अगर आप चाहें तो लिटल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि लिटल का भी मतलब निगेटिव होता है। और इस सेल्डम की जगह चाहें तो लिटल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि लिटल अकेले आता है तो उसका भी मतलब तो निगेटिव होता है। तो ये 4 फ्रेज बनते हैं, सेल्डम आर नेवर या लिटल आर नेवर, सेल्डम इफ एवर या लिटल इफ एवर। बस क्रम में दिक्कत होगी, सेल्डम इफ नेवर कर देगा या लिटल इफ एवर नेवर कर देगा तो गलत हो जाएगा, सेल्डम आर एवर कर देगा या लिटल आर एवर कर देगा, गलत हो जाएगा। मैंने तरीका भी बता दिया, दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला देखिए, एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, लिखा है आपका द फ्रेजेस सेल्डम आर एंड डॉट 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 डॉट। चलो यहाँ देखो, ये एग्जाम्पल है, सी सेल्डम आर नेवर, तो देखो आर लगा है तो देखो सेल्डम आर नेवर किए हैं। अगर सेल्डम इफ नेवर कर देते थे गलत हो जाता। सेल्डम इफ एवर देखो ये भी सही है, सेल्डम आर नेवर देखो ये भी सही है, सेल्डम इफ एवर देखो ये भी सही। कुल मिला के इनका पेयर ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट पे चलो। नेक्स्ट है आपका सिंस और एवर सिंस। ध्यान देना भैया, सिंस और एवर सिंस में क्या अंतर है देखने को तो दोनों एडवर्ब है, हालांकि सिंस कंजंक्शन भी होता है, एडवर्ब भी होता है, प्रीपोजिशन भी। यहाँ पे एडवर्ब की तरह मैं यूज कर रहा हूँ। तो सिंस इज यूज्ड इन रेफरेंस टू अ पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज यूज्ड इन परफेक्ट टेंस ओनली। सिंस का यूज जब हम एडवर्ब की तरह करते हैं तो ये सिर्फ किस टेंस में यूज होता है, आपका पॉइंट ऑफ टाइम तो होता ही है, आप बचपन में पढ़े होंगे, फॉर पीरियड ऑफ टाइम होता है सिंस पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, और प्रेजेंट और किस टेंस में यूज होता है, परफेक्ट टेंस में यूज होता है। ठीक है, जैसे आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 7 o'clock, तो कौन सा टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, अगला देखो, परफेक्ट इसलिए मैं लिखा हूं कि चाहे सिर्फ परफेक्ट हो चाहे सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, दोनों में यूज हो जाएगा। अगला देखिए, आई हैव नोन, ये देखो परफेक्ट टेंस है। तो कुल मिला के परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का यूज होता है। अब चाहे जिसका परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट का, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, और डिटेल में टाइम एंड टेंस में समझाऊंगा। जबकि जो सिंस का यूज जब हम कभी भी एवर की तरह करते हैं तो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में यूज हो। ऐसे व्हेन एवर सिंस इज यूज एज द लास्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, एवर इज यूज बिफोर इट। जब कभी भी सिंस का यूज हमें एकदम सेंटेंस के लास्ट में करना होता है और कोई वर्ड ही नहीं यूज करना होता, तब हम सिंस नहीं समानता एवर सिंस का यूज करते हैं, मीनिंग वही होगी। ठीक है, आई फर्स्ट मेट हर 3 years ago एंड हैव रिमेम्बर हर फेस एवर सिंस, तब से मुझे लेकर आज तक उसका चेहरा याद है। I saw her 5 years ago and have been trying to meet her ever since। कुल मिला के सेंस का यूज हम परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं, और एवर सेंस का यूज हम कर लेते हैं इन्हीं टेंसेस में। लेकिन खास बात यह है कि एवर सेंस का यूज हम सेंटेंस के एकदम लास्ट में करते हैं और आगे कोई वर्ड नहीं रहता, तब बाकी ज्यादा अंतर दोनों में नहीं है। और मीनिंग क्या होती है, से या जब से। अगला, लेट और लेटली। ध्यान दीजिएगा, लेट का मतलब देर होता है, ये आपका एक तरीके का एडवर्ब होता है टाइम के रेफरेंस में, हालांकि सीक्वेंस भी बताता है। और जो आपका लेटली होता है, इसका मतलब होता है रिसेंटली। क्या होता है, रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब हाल ही में, हाल ही में। जब आपको मीनिंग देना हो हाल ही में, कि हाल ही में मैं उनसे मिला था,
तब आप लेटली लगाइएगा, ओके। और देर की बात होनी होगी तो लेट लगाइए। तो लेट और लेटली लगता है कि एक ही से बना है, बट ऐसा नहीं है। लेट मतलब देरी से और लेटली मतलब हाल ही में, ये इतना बड़ा अंतर है। आइए, ही कैन लेट इन द क्लास, वह ही केम लेट इन द क्लास, वह क्लास में हाल ही में नहीं आया, वो क्लास में देर से आया, तो लेट सही है। ही हैज डेवलप्ड सम स्ट्रेंज हैबिट्स लेटली, उसने हाल ही में क्या डेवलप किया है, कुछ विचित्र आदतें हैं, तो लेटली मतलब हाल ही में। आवर फ्लाइट गॉट 2 आवर्स लेट, हमारी फ्लाइट 2 घंटे लेट हो गई। आई हैवेंट सीन रंजना लेटली, मैंने हाल फिलहाल में रंजना को नहीं देखा या नहीं मिला। तो कुल मिला के लेट का मतलब देरी से होता है, लेटली का मतलब हाल ही में, है ना। तो ध्यान रखिएगा कहाँ किसका यूज करना है। अगला है एलोन और लोनली। कुछ बच्चों को लगता है दोनों एक हैं, बट एक नहीं, इनमें थोड़ा सा अंतर है। एलोन का मतलब होता है हैविंग नो वन एल्स प्रेजेंट, कि आप एकदम असहाय, अकेले हैं, आपके पास कोई नहीं है, आप कमरे में एलोन हैं, अकेले हैं। इट कैन बी यूज, देखिए, इट कैन बी यूज बोथ एज एन एडजेक्टिव एंड एज एन एडवर्ब। एलोन जो वर्ड होता है, एलोन, एलोन मतलब अकेला होता है, ये एडजेक्टिव भी है और ये एडवर्ब भी है। एडजेक्टिव तब होगा जब इसके बाद एलोन मैन, एलोन पर्सन, एलोन वुमन मतलब नाउन दिया होगा तो एडजेक्टिव, अदरवाइज एडवर्ब होगा। जबकि जो लोनली होता है इज एन एडजेक्टिव, ये सिर्फ एडजेक्टिव होता है। इट मीन्स सैड, और इसका मतलब दुखी होता है। इसीलिए एक गाना भी शायद बॉस मूवी का आया था, लोनली लोनली करके। तो देखिए कितना बड़ा अंतर है। एलोन एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है, जबकि लोनली सिर्फ एडजेक्टिव होता है। और इसका मतलब लोनली मतलब होता है दुखी या उदास, और एलोन मतलब अकेला। कमरे में आप अकेले हैं तो आप एलोन हैं, आप दुखी हैं तो आप लोनली हैं। इस तरह से ध्यान रखिएगा। ही वॉज सिटिंग एलोन इन द पार्क, वह पार्क में अकेला बैठा था। जस्ट लीव मी एलोन, मुझे क्या करो, मुझे अकेला छोड़ दो। आई फेल्ट, इस तरह के वर्ड बहुत मूवी में यूज होते हैं। आई फेल्ट लोनली इन माई फर्स्ट डे, मैंने पहले दिन अपने स्कूल में बड़ा दुखी या उदास अपने आप को महसूस किया। आई फेल्ट वेरी लोनली इन मुंबई, मैंने मुंबई में अपने आप को बड़ा असहाय या दुखी पाया। तो कुल मिला के एलोन मतलब अकेला होता है, लोनली मतलब दुखी या उदास होता है। अगला देखिएगा, अगला है आपका, ध्यान दीजिएगा, अगला वर्ड है रिस्पेक्टफुली और रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टफुली और रिस्पेक्टिवली, देखो कितना ज्यादा अंतर है। रिस्पेक्टफुली जब लगाते हैं तो विद रिस्पेक्ट, इसका मतलब आदर के साथ, आदर के साथ, इसका मतलब ये वर्ड यूज होगा। रिस्पेक्ट मतलब आदर होता है, उसी से बन गया रिस्पेक्टफुली यानी आदर पूर्वक। लेकिन जो रिस्पेक्टिवली वर्ड होता है, इसका मतलब इन द गिवन आर्डर, यानी सीक्वेंस में, क्रमशः, इसको बोलते हैं क्रमशः। अच्छा, बच्चा कंफ्यूज क्यों होता है? वो कंफ्यूज इसलिए होता है क्योंकि रिस्पेक्टिवली में भी उसे रिस्पेक्ट नजर आता है, बट इन दोनों वर्ड में धरती आसमान का अंतर है। जो रिस्पेक्टफुली होता है तो ये तो रियल में रिस्पेक्ट वर्ड से मिला है, तो रिस्पेक्ट आदर या सम्मान होता है, तो रिस्पेक्टफुली आदर के साथ या सम्मान के साथ हो गया। लेकिन जो रिस्पेक्टिवली होता है, ये रिस्पेक्ट से नहीं बना, ये एक अलग वर्ड है, और इसका मतलब होता है क्रमशः, ना क्रम से। ओके, तो कितना ज्यादा अंतर है, तो एग्जाम में कंफ्यूज कराएगा, इसकी जगह ये और इसकी जगह ये देगा। आओ पढ़ते हैं। द सर्वेंट बोर रिस्पेक्टफुली, तो वो मतलब होता है सर झुकाना, तो आदर में सर झुकाएगा ना, सम्मान में, तो क्या बनेगा रिस्पेक्टफुली। तो लिखा है सही है, और रिस्पेक्टिवली लिखा होता गलत हो जाता। अगला है राज एंड प्रिया एक्सीलेंट, दोनों एक्सीलेंट हैं इन स्विमिंग, स्विमिंग में, तैराकी में, रिस्पेक्टिवली क्रमशः। राज भी उतना ही ठीक है, प्रिया भी, तो क्रम से राज भी और प्रिया भी। ओके, राज भी प्रिया भी दोनों एक्सीलेंट है, यानी क्रम से दोनों एक्सीलेंट है, ये भी सही है ये भी सही है। ओके, अगला है When I entered the class, all the students stood up respectively. जैसे मैं क्लास में आया, सारे बच्चे सम्मान के साथ या आदर के रूप में खड़े हुए ना, आदर के साथ, तो रिस्पेक्टफुली लगाएंगे। तो है बड़ा आसान, लेकिन दोनों मिलता जुलता है तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो। ओके, अच्छा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा थोड़ा कि टू एज वेल एज नहीं लिखा, ये सिर्फ एज वेल है, और आइदर और आल्सो, इनका मीनिंग होता है भी। जब आप भी का मीनिंग देना, जैसे मैं कहूँ राम आ रहा है, और राम मतलब मैं कहूँ राम के पेरेंट्स आ रहे हैं और राम भी आ रहा है, तो जब ये कहना हो तो आप उसके लिए 4 वर्ड हैं, टू भी, एज वेल भी, आइदर भी और आल्सो भी। तो चारों का यूज अलग अलग है, मैं बता देता हूँ। और टू का तो बड़ा खतरनाक यूज होता है, बहुत संभल के यूज किया करिए। कई बार आप लोग आई लव यू टू बोलते हो ना, तो बहुत खतरनाक टर्म हो जाता है, तो समझिएगा। He plays cricket and tennis too. वह क्रिकेट और टेनिस, he plays cricket, वह क्रिकेट खेलता है और टेनिस भी खेलता है, तो भी का यूज करना है तो लास्ट में लगाए।
सी प्लेस द पियानो, वह पियानो बजाता है, एंड द हारमोनियम एज वेल, और हारमोनियम भी बजाता है। एज वेल, एज वेल एज अलग फ्रेज है, ये एज वेल लिखा है। आई एम नॉट गुड आइदर, आई एम नॉट गुड, मैं भी अच्छा नहीं हूँ। ओके, अगला है आई एम आल्सो कमिंग, मैं भी आ रहा हूँ। तो अगर आप ध्यान देंगे अंतर क्या है, जब हम टू का यूज करते हैं भी के सेंस में या एज वेल का यूज करते हैं भी के सेंस में, तो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं। जब हम आइदर का यूज करते हैं तो निगेटिव सेंटेंस में लास्ट में यूज करते हैं, और जब हम आल्सो का यूज करते हैं तो हमेशा मेन वर्ब से पहले यूज करते हैं। तो मीनिंग तो तीनों की भी है, लेकिन प्लेस वैल्यू इनकी अलग अलग है, तो इस चीज को थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके, अब ये वर्ड पावर ये वाली तो खत्म हुई, अब कुछ और वर्ड पावर है उसे समझिए। वो कौन कौन से वर्ड पावर है, एडवर्ब फॉर्मेशन कैसे बनाते हैं एडवर्ब को कुछ थोड़ा बहुत जान लीजिए। जैसे सम एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर फॉर्म फ्रॉम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, समानता जब हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में क्वालिटेटिव एडजेक्टिव से हम लोग कई बार क्वालिटेटिव एडवर्ब बना लेते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव से कई बार एडवर्ब ऑफ माइनर बना लेते हैं। हालांकि एलवाई जोड़ के ज्यादातर बनता है, बट कुछ और है। जैसे काइंड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, काइंडली एडवर्ब है। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुली एडवर्ब है। वाइज एडजेक्टिव है, वाइजली एडवर्ब है। फुलिश एडजेक्टिव है, फुलिशली एडवर्ब है। क्विक एडजेक्टिव है, क्विकली एडवर्ब है। क्लेवर एडजेक्टिव है, क्लेवरली एडवर्ब है। विविड एडजेक्टिव है, विविडली एडवर्ब है। क्लियर एडजेक्टिव है, क्लियरली एडवर्ब है। ओबियस एडजेक्टिव है, ओबियसली एडवर्ब है। तो नॉर्मली क्या होता है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में एल वाई अगर हम लगाते हैं तो वो एडवर्ब ऑफ माइनर बन जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा एल वाई लगा हो तो एडवर्ब ही होगा। जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव से बनाए जाते हैं एल वाई जोड़ के एडवर्ब, वो एडवर्ब ऑफ माइनर होते हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है सब डिटेल में पढ़ा के यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। When the adjective ends in y preceded by a consonant change v into I and ly। देखो कुछ ऐसे समझो, इसको ना इतना प्रोपेगेंडा फैलाओ। हैवी एडजेक्टिव है, हैवली इसका एडवर्ब है। हैप्पी एडजेक्टिव है, हैप्पीली इसका एडवर्ब है। रेडी एडजेक्टिव है, रेडली इसका रेडली एडवर्ब है। तो कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं। अच्छा, सम एडवर्ब्स आर फॉर्म फ्रॉम नाउन, कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो नाउन से बनाए जाते हैं। जैसे कावर्ड, कायर आदमी नाउन है, कावर्डली उसका एडजेक्टिव है, और इन अ कावर्डली मैनर ये एडवर्ब है। माइजर नाउन है, माइजरली एडजेक्टिव है, और इन अ माइजरली मैनर ये एडवर्ब है। निगार्ड एडजेक्टिव है, निगार्ड नाउन है, निगार्डली एडजेक्टिव है, इन अ निगार्डली मैनर इसका एडवर्ब है। तो कुछ गिने चुने एडवर्ब हैं, जैसे माइजर हो गया, निगार्ड हो गया ना, कावर्ड हो गया, फ्रेंडली हो गया। तो ये कुछ एडवर्ब है जिनको देखने मतलब कुछ ये नाउन है, इनको देखने से लगता है ये एडजेक्टिव है। जब इनमें एल वाई लगाते हैं तो लगता है एडवर्ब है, लेकिन बनते ये एडजेक्टिव हैं। और फिर इनको एडवर्ब बनाने के लिए एडवर्ब ऑफ माइनर हम माइनर लगाते हैं। जैसे कावर्ड मतलब कायर व्यक्ति होता है, कावर्डली मतलब डरपोक या कायर होता है, ये एडजेक्टिव है। और इन अ कावर्डली मैनर मतलब कायरता पूर्वक। तो ध्यान रखिएगा, कावर्ड नाउन है, इसीलिए कावर्ड के साथ पर्सन और मैन वुमेन नहीं लगाते, क्योंकि ये नाउन है। कावर्ड नाउन है, कवर्डली एडजेक्टिव है, इन अ कवर्डली मैनर, इन अ कवर्डली स्टाइल, ये सब एडवर्ब होता है। माइजर एडजेक्टिव नाउन है, माइजरली एडजेक्टिव है, इन अ माइजरली वे या माइजरली मैनर, ये एडवर्ब है। निगार्ड नाउन है, निगार्डली एडजेक्टिव है, और इन अ निगार्डली मैनर या वे या स्टाइल ये एडवर्ब है। ओके, फ्रेंड नाउन है, फ्रेंडली एडजेक्टिव है, इन अ फ्रेंडली मैनर ये एडवर्ब है। तो इस तरह की चीजें ध्यान रखिएगा। अब देखिए सुपरफ्लुअस एरर के क्वेश्चन कभी कभी एडवर्ब से आते हैं। सुपरफ्लुअस मतलब गैर जरूरी एरर, ठीक है। जैसे अनटिल के साथ नॉट नहीं लगाते, क्योंकि नॉट की मीनिंग अनटिल में ऑलरेडी इंक्लूड होती है। ओके, तो आइए देखते हैं। निगेटिव एडवर्ब्स should not be used with the words negative in the meaning, so two negative words should not be avoided। मतलब कुछ ऐसे समझिए, सेल्डम निगेटिव वर्ड है, नोवेयर निगेटिव वर्ड है, नेवर निगेटिव वर्ड है, नथिंग निगेटिव वर्ड है, हार्डली निगेटिव है, स्कार्सली निगेटिव है, नाइदर निगेटिव है, बेयरली निगेटिव है, रेयरली निगेटिव आर सम ऑफ द एडवर्ब एक्सप्रेशन निगेटिव मीनिंग। ये कुछ एडवर्ब है निगेटिव है। हालांकि इसमें से कुछ और एडवर्ब है, मतलब ये जैसे नथिंग हो गया, ये प्रोनाउन है, नाइदर हो गया या प्रोनाउन है, तो कुछ प्रोनाउन भी है, लेकिन कुल मिला के हैं सारे के सारे वर्ड निगेटिव। तो इनमें से आप खुद समझदार हैं कि कोई दो वर्ड नहीं यूज होगा, या इनके साथ नॉट नहीं लगाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। तो दे डू नॉट सेल्डम कम हियर। अब आपको पता है सेल्डम खुद एक निगेटिव वर्ड है, जब निगेटिव वर्ड है तो इसके साथ नॉट लगाना गलत है। ओके, तो रिमूव करिए। अच्छा, नॉट हट जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होगी, तो ये भी हट जाएगा, ध्यान रखिएगा। रेयरली मुश्किल से ये भी निगेटिव वर्ड है। तो जब निगेटिव वर्ड है तो आप एक बात बताइए,
नोबडी भी निगेटिव है, तो मैंने पढ़ाया होगा अगर निगेटिव सेंटेंस रहता है तो एनी वाला यूज हम करते हैं। तो नोबडी तो खुद है निगेटिव, तो नोबडी की जगह अगर हम एनी बडी लिख दें तो काम हमारा बन जाएगा, क्योंकि रेयरली खुद निगेटिव वर्ड है और नोबडी भी निगेटिव वर्ड है, लेकिन नोबडी की जगह अगर हम एनी बडी कर दें तो ये एनी बडी पॉजिटिव वर्ड है, काम हो जाएगा। सी हार्डली नोस, हार्डली भी निगेटिव वर्ड है, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, इनका मतलब होता है मुश्किल से, यानी निगेटिव वर्ड है। तो इनके साथ नथिंग यहाँ लगाए हो गलत है, तो अगर नथिंग की जगह अगर हम एनीथिंग लगा देते तो काम हो जाता। सही कैसे भी कर सकते हो, बट कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये है कि दो निगेटिव वर्ड का यूज हम एक साथ नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना, यही सुपरफ्लुअस। अगला देख लीजिए, अगला है आपका वर्ड पावर ऑफ एडवर्ब। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आता है, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। हालांकि वर्ड पावर की एक फॉर्मेशन ऑफ वर्ड पावर अलग से भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान रखना। जैसे ब्यूटीफाई वर्ब है सुंदर करना, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है सुंदर, ब्यूटीफुली होता है सुंदर रूप से, और ब्यूटी होता है सुंदरता। तो ब्यूटी नाउन है, ब्यूटीफुली एडवर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्यूटीफाई वर्ब है। अब जिसकी जरूरत होगी वो लगाना। तो कई बार नाउन की जरूरत रहती है एडजेक्टिव लगा देता है, एडजेक्टिव की जरूरत रहती है एडवर्ब लगा देता है, एडवर्ब की जरूरत रहता है एडजेक्टिव लगा देता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर रहेगी तब आप कर पाएंगे। अफेक्ट होता है प्रभावित करना, ये वर्ब है। इफेक्टिव होता है प्रभावकारी एडजेक्टिव है, और इफेक्टिवली होता है प्रभावकारी तरीके से एडवर्ब है, और इफेक्ट होता है आपका प्रभाव, ये नाउन है। इसी तरह से ब्रेव बहादुर एडजेक्टिव है, ब्रेवली ये एडवर्ब है, और ब्रेवरी बहादुरी ये नाउन है। QUIET जो क्वाइट है ये शांत एडजेक्टिव है, क्वाइटली ये इसका एडवर्ब है। क्लियर स्पष्ट एडजेक्टिव है, क्लियरली स्पष्ट रूप से ये एडवर्ब है। केयर होता है वर्ब, किसी की देखभाल करना, केयरफुल एडजेक्टिव होता है देखभाल, केयरफुली होता है सावधानी, केयर होता है देखभाल करना, केयरफुल सतर्क या सावधान होता है, केयरफुली सावधानी पूर्वक। हालांकि केयर नाउन भी होता है, केयर वर्ब और नाउन दोनों होता है। ग्रेट बड़ा होता है या महान होता है एडजेक्टिव है, और ग्रेटली इसका एडवर्ब है। रांग ये एडजेक्टिव है, रांगली एडवर्ब है। एक्सट्रीम एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली एडवर्ब है। प्रॉपर एडजेक्टिव है, प्रॉपरली एडवर्ब है। एलिगेंट सुंदर एडजेक्टिव है, एलिगेंटली सुंदर रूप से एडवर्ब है। सर्टेन निश्चित एडजेक्टिव है, सर्टेनली एडवर्ब है। तो इस तरह से कई बार पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन बंधु पूछे जाते हैं। थारो पूरी तरीके से ये एडजेक्टिव है, थारली ये एडवर्ब है। करेक्ट ये एडजेक्टिव है, करेक्टली ये एडवर्ब है। क्विक ये एडजेक्टिव है, क्विकली ये एडवर्ब है। नाइस ये एडजेक्टिव है, नाइसली ये एडवर्ब है। इमोशनल एडजेक्टिव है, इमोशनली एडवर्ब है। सीवर एडजेक्टिव है, सीवरली एडवर्ब होता है। अफेक्शनेट एडजेक्टिव है, अफेक्शनेटली एडवर्ब है। रिलायबल एडजेक्टिव है, रिलायबली एडवर्ब है। पेशेंट एडजेक्टिव है, पेशेंटली एडवर्ब है। एक्सेसिव एडजेक्टिव है, एक्सेसिवली एडवर्ब है। प्रोबेबल एडजेक्टिव है, प्रोबेबली एडवर्ब है। इजी एडजेक्टिव है, इजीली एडवर्ब है। एंगरली आपका एडवर्ब है, एंगर नाउन है। एंग्री आपका एडजेक्टिव है, ANGRY एंग्री एडजेक्टिव है। रैपिड तेज एडजेक्टिव है, रैपिडली एडवर्ब है, तेजी से। अगला फॉर्चुनेट भाग्य या किस्मत एडजेक्टिव है, फॉर्चुनेटली एडवर्ब है। स्टेडी स्थिर एडजेक्टिव है, स्टेडीली एडवर्ब है। प्रोफाउंड गहरा एडजेक्टिव है, प्रोफाउंडली एडवर्ब है, और इसका प्रोफाउंडिटी एडवर्ब होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब नाउन होता है। सेफ एडजेक्टिव है, सेफली एडवर्ब है। रिसेंट एडजेक्टिव है, रिसेंटली एडवर्ब है। पोटेंशियल एडजेक्टिव है, पोटेंशियली एडवर्ब है। इंडिजिनस निवासी होता मूल एडजेक्टिव है, इंडिजिनसली एडवर्ब है। फाइनल एडजेक्टिव है, फाइनली एडवर्ब है। एक्चुअल एडजेक्टिव है, एक्चुअली एडवर्ब है। कांस्टेंट स्थिर एडजेक्टिव है, कांस्टेंटली एडवर्ब है। अगला देखें आप, अगला है कवर्डली ये एडजेक्टिव है, इन अ कवर्डली मैनर ये एडवर्ब है, कावर्ड नाउन है। माइजरली एडजेक्टिव है, इन अ माइजरली मैनर एडवर्ब है, माइजर नाउन है। निगार्डली एडजेक्टिव है, इन अ निगार्डली मैनर एडवर्ब है, निगार्ड नाउन है। स्कॉलरली एडजेक्टिव है, इन अ कवर्डली नहीं, यहाँ पे स्कॉलरली बना लीजिएगा। इन अ स्कॉलरली मैनर ये आपका एडवर्ब है, स्कॉलर इसका नाउन है। ऑर्डरली एडजेक्टिव है, इन अ ऑर्डरली मैनर एडवर्ब है, ऑर्डर इसका नाउन और वर्ब दोनों होता है। फ्रेंडली एडजेक्टिव है, इन अ फ्रेंडली मैनर एडवर्ब है, फ्रेंड नाउन है। तो कुल मिला के यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। कावर्ड, माइजर, निगार्ड, स्कॉलर, ऑर्डर,
फ्रेंड, ये सब नाउन है, इसीलिए इनके साथ, और ये सब के सब कॉमन नाउन सिमिलर हैं। जैसे मैं बोलता ही इज माइजर या ही इज अ कावर्ड, ऐसे ही इज कावर्ड तो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि कॉमन नाउन सिंगुलर है तो बिना डिटर्मिनर के नहीं आएगा, तो आपको कहना पड़ेगा ही इज अ कावर्ड, ही इज अ कावर्ड, वह एक कायर आदमी है। अच्छा, कावर्ड के साथ मैन या वुमैन पर्सन लगा देंगे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कावर्ड खुद नाउन है। और ऐसा लिखना होता ही इज अ कावर्डली मैन, तब सही हो जाता। तो ध्यान रखिएगा, कावर्ड, माइजर, निगार्ड, स्कॉलर, आर्डर और फ्रेंड, ये सब नाउन होते हैं। एल वाई लगा के इनमें एडवर्ब एडजेक्टिव बनाया जाता है। और अगर इनका एडवर्ब बनाना है तो मैनर दिखाते हैं, तो आप ऐसे बोलिए इन आ माइजरली मैनर, इन आ निगार्डली मैनर, इन आ स्कॉलरली मैनर, इन आ फ्रेंडली मैनर। मैनर नहीं लिखाना लगाना चाहते हैं तो इसी का एक सिनोनिम होता है, स्टाइल बोल दीजिए। नहीं बताना चाहते वे बोल दीजिए, तो सब ये मैनर ही बताएंगे। इन आ माइजरली मैनर, इन आ निगार्डली मैनर, इन आ स्कॉलरली मैनर, इन अ फ्रेंडली मैनर। तो ध्यान रखिएगा चीज़ों को, ये वर्ड पावर की मीनिंग भले ना याद हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर पता आपको होनी चाहिए। अदरवाइज यहाँ से क्वेश्चन मेंस लेवल में आते हैं, बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वर्ड पावर और ग्रामर दोनों का मिक्सचर होता है, तो इस बात का ध्यान रहे। ओके।